शरणदाता कहानी है अज्ञेय की लिखी हुई है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पीडीएफ खोलिए। शरणदाता पहले थोड़ा अज्ञेय का परिचय भी दिया हुआ है, तो वो भी हम लोगों को थोड़ा पढ़ ही लेना चाहिए, है कि नहीं? जो दिया हुआ है वो पढ़ना चाहिए। ये क्या हो गया, देखते देखते। हाँ, लेखक परिचय में दिया है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था और कहाँ? कंसिया देवरिया में हुआ था। देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देवरिया किस क्षेत्र में पड़ता है साक्षी? देवरिया कुछ आइडिया है आसपास के एरिया का? ये गोरखपुर साइड इधर ही पड़ता है ना। हाँ, अज्ञेय विशाल भारत सैनिक और प्रतीक के संपादक रहे। मतलब ये विशाल भारत, सैनिक और प्रतीक, ये तीनों क्या है? पत्रिकाएं हैं, और इस पत्रिका के संपादक रहे हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम बहुत याद रखने की चीज है, क्योंकि ये नाम उनका कठिन थोड़ा लगता है लोगों को जो नए नए पढ़ना शुरू करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम था 4 शब्दों में। तो भी 3 शब्द बहुत कठिन है, तो नाम पता है, अच्छे से याद रखिएगा। जन्म 1911 में हुआ था। 1911 में और कई सारे कवियों का जन्म हुआ है, लेखक का जन्म है, जिसमें से 1911 में नागार्जुन का भी जन्म है। 1911 इनका भी है। 1911 में एक और कोई कवि जन्मे हैं, नागार्जुन है, अज्ञेय है और शमशेर बहादुर ही है। हाँ वही, यही तीनों मुझे भी याद, दिमाग में, मेरे दिमाग में यही है। इन तीनों का जन्म 1911 में है। तो दिनमान मतलब समाचार, साप्ताहिक समाचार पत्र जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो साप्ताहिक पत्र भी पहले निकलता था। दिनमान का संपादन भी जो है इन्होंने किया, जो सप्ताह में समाचार निकलती थी वो। आकाशवाणी और सेना में भी नौकरी की। आकाशवाणी जहाँ से रेडियो का प्रसारण होता है ना, रेडियो से जो संवाद प्रसारित होता है वो आकाशवाणी। और सेना में, सेना मतलब कि फौज में भी उन्होंने जो है नौकरी की थी कुछ दिन। देश विदेश की अनेक बार यात्राएं की, और ये अज्ञेय जो है बहुत यात्रा करने में बहुत माहिर थे। एक राहुल संकीर्त्यायन थे जिनको यायावर कहा जाता है, और अज्ञेय भी हैं, वो भी बहुत यात्रा करते थे। अज्ञेय हिंदी साहित्य में आधुनिकता और नए प्रयोग के प्रणेता रहे हैं। आधुनिकता वास्तव में अज्ञेय नई कविता और नई कहानी का जो दौर चला ना, वो अज्ञेय के जो पीक टाइम है लिखने का, उस समय से ये चला। अज्ञेय का जो समय है लिखने का ना, वो पीक टाइम जो रहा, उस समय में आधुनिकता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का जो समय है मूल रूप से ना हिंदी कविता में, और कहानी, और इसमें भी जो कहानी के तौर में भी नई कहानी आ गई है उस समय में लगभग लगभग। तो इसीलिए ये जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय को हिंदी साहित्य में आधुनिकता और नए प्रयोग के प्रणेता रहे हैं, और नई कविता के प्रवर्तक के रूप में भी जो है अज्ञेय को माना जाता है ना, कि अज्ञेय जो है नई कविता के प्रवर्तक हैं, ऐसा माना जाता है। और नया सप्तक में जो है सो अज्ञेय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। विचारों के साथ साथ उनकी शैली में भी नवीनता थी। विचार नए थे, नए जनरेशन के अकॉर्डिंग उस समय में, मतलब कि जो परंपराएं पिछले कविता की चली आ रही थी उस हिसाब से उस समय में बहुत ही नवीनता, नई वैचारिकी पेश करते थे कविता में, कहानी में भी। अज्ञेय ने उपन्यास, कहानी, यात्रा वर्णन, कविता, निबंध सभी विधाओं में रचना की। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शेखर एक जीवनी 2 भाग में आई है, जो हम लोग के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। नदी के द्वीप, यह भी हम लोग के पाठ्यक्रम में लगी है। उनकी कविताएं, इसमें जो संकलित कविता है वो। अपने अपने अजनबी जो इनके उपन्यास है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, और आत्मनेपद, ये निबंध संग्रह इनकी है। हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी आंगन के पार द्वार, ये कविता संग्रह इनकी है। विपथगा इनकी कहानी है। कोठरी की बात, ये सब कहानी संग्रह है। कोठरी की बात, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, शरणार्थी और परंपरा, ये तमाम कहानी संग्रह 2 भागों में कहानियां संकलित इनकी अलग अलग जगह है। तो बहुत व्यापक पैमाने के जो है विविधता से भरे हुए कवि हैं। अब तमाम तरह के विधाओं में एक साथ लिखना और नवीनता के साथ नए विचारों को रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, और अज्ञेय ने उसको सहर्ष स्वीकारा और उस तरीके से वो लिखे।
पढ़ने में आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि यह व्यक्ति जितनी माहिरता के साथ कहानी लिखते हैं उतनी ही खूबी के साथ ये कविता भी लिखते हैं। और तमाम जगह जो भी विधाएं हैं वहां पर तत्सम शब्दों की बहुलता भी इनके यहाँ देखने को मिलती है। इनके जो समकालीन कवि लेखक हैं उनके अपेक्षा इनके यहाँ तत्सम शब्दों की बहुलता रहती है। ठीक है, अब इस पाठ का परिचय देखिए। ये प्रस्तुत कहानी देश के बंटवारे के समय की कहानी है, मतलब कहानी के बारे में दिया गया है कि हमारा देश बटा था, भारत पाकिस्तान। उस समय में हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे, बंटवारे से पहले, है कि नहीं। एक मुसलमान ने अपने हिंदू मित्र को भारत जाने से रोक दिया, मतलब कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र होगा, हो सकता है बोला हुआ कि आप भारत नहीं जाइए, पाकिस्तान में रहिए। किसको? हिंदू को, क्योंकि अधिकतर हिंदू भारत आ रहे थे, पाकिस्तान अधिकतर जा रहे थे पाकिस्तान रहने, मुस्लिम भाई बहन हिंदू। तो उत्पातियों दंगाइयों से उसकी रक्षा करने हेतु हिंदू मित्र को अपने घर में शरण दे दी। कौन? वो मुसलमान भाई जो थे, उसको कहे कि आप मेरे घर में रहिए, आप हिंदुस्तान नहीं जाइए, आप मेरे यहाँ रहिए। वो भी ऐसे समय में जबकि सब तरफ आग थी, सांप्रदायिकता का तूफान था, लोगों को अपने धर्म के प्रति कट्टरता आ गई थी, एक दूसरे धर्म के लोगों का संहार कर रहा था, काट रहा था, सब कुछ जल रहा था। अपने घर में खतरे की आशंका से अपने हिंदू मित्र को अन्यत्र अपने दूसरे मित्र के यहाँ पहुंचा दिया। सब जन एक से नहीं होते, शरणागत की प्राण गंवाकर भी रक्षा की जाती है। कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, कि हमारे यहाँ जो अतिथि हैं, जो हमारे शरण में आए हैं, जो हमारे घर में आए हैं, वह देवता से भी बड़े हैं। उनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो ये कहा जाता है कि प्राण गंवा कर भी हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, है कि नहीं। तो इस कहानी में आपको इस तरह की चीज देखने को मिलेगी। शरणदाता शरणागत की जान लेने का प्रयास नहीं करता, है ना। जो शरण देने देता है वह वहां आए लोगों का जान नहीं लेता, नहीं ले सकता, उसका प्रयास भी नहीं करता। ठीक है, चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। ठीक, तमस का भी याद आ रहा होगा। तमस पढ़े हो? हाँ तमस, अरे बाप रे, तमस में तो यही है। वो जो कौन है, एहसान अली क्या नाम रहता है ना शायद, उसकी माँ का, राजू। राजू, वो रखती है उसको अपने। एक और शरणागत, ये तो शरणदाता है, शरणागत कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। अच्छा, मुझे नहीं पता है ये कहानी। शरणागत भी हम लोग पढ़े हैं, है ना। शरणागत किसकी लिखी है, वो भी कहानी बहुत अच्छी कहानी है। एक मिनट। जी भैया, हम लोग पढ़े हैं। पढ़ी हो ना, तुम लोग को हम पढ़ाए थे शरणागत, है ना। 23 हिंदी कहानियों में एक कहानी ये भी था। तो कौन लिखे हैं उसको, ये बताओ, याद नहीं होगा। वो तो नहीं लिखी है, वो याद नहीं बस, लेकिन हाँ ये शरणागत की स्टोरी, ये सब सारांश पता है। वृंदावन लाल वर्मा लिखे हैं हाँ। शरणागत, है ना। उसमें भी यही है कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करने और मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानने का संदेश इस कहानी में उन्होंने भी दिया है। और बहुत सारी तमाम कहानियां उस समय में लिखी गई इसको लेकर, शरणागत भी और शरणागत जो कहानी है वो भी, और ये जो है शरणदाता ये भी, है ना। उसमें यही कहा गया है कि हम जिसको शरण देते हैं हम उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। और बहुत दबाव बनाया जाता है उसके ऊपर कि भीतर जो छुपा के रखे उसको बाहर निकालो, उसको मारो, है ना। लेकिन वो कहता है कि नहीं, जो हमारे आश्रय में आया है उसकी रक्षा करना, तुम मेरा प्राण ले लो लेकिन मैं उसकी प्राण में हमारे घर में रहते हुए मैं नहीं दे सकता जब तक वो मेरे संरक्षण में है। तो ये भावना थी। और अतिथि देवो भव की भावना, भले ही पाकिस्तान अलग बन गया देश, लेकिन वो अभी हिंदुस्तान का हिस्सा है, संस्कृति हिंदुस्तान की वहां भी है। तो वह चीज यहाँ पर दिखाया गया है। शरणागत में जो है वो भारत का परिवेश था कि भारत में कैसी सांप्रदायिकता थी और मुसलमान को उसमें जगह दिया था। और जो कसाई रहता है और वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है शरणागत में, तो वो जो पंडित रहते हैं वो उसको अपने यहाँ शरण देते हैं और उसको लुटेरों से बचाते हैं। वो शरणागत की कहानी है। इसमें देखते हैं कि सांप्रदायिकता को लेकर इसमें भी बात है, कट्टरता को लेकर। तो आइए देखते हैं, यह कहानी पढ़ते हैं। यह कभी हो ही नहीं सकता। देवेंद्र लाल, देखियो जैसे शुद्ध शब्द इसका उच्चारण करें तो देवेंद्र पढ़ेंगे, लेकिन गांव में लोग देवेंद्र को क्या बोलते हैं, देविंदर, है ना। देविंदर लाल
जैसे किसी का नाम सुरेंद्र रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ए सुरेंद्र, है ना, ऐसा बोलते हैं सुरेंद्र, सुरेंद्र नहीं बोलते हैं, सुरेंद्र ऐसे बोलते हैं। प्रमोद को क्या बोलते हैं, ए प्रमोद, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो शुद्ध विशुद्ध उच्चारण जो है हम लोग लिखने के लिए, या जो पढ़े लिखे तबके आते हैं वो, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो लोग हैं वास्तव में, वो ठेठ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठेठ में जो है आपको उसी को वही तत्सम से तद्भव हो जाता है कि नहीं, इसी को तद्भव कहते हैं। तो देवेंद्र को क्या कर दिया है, देविंदर लाल जी। तो यह कभी हो ही नहीं सकता देविंदर लाल जी। क्या रफीकुद्दीन वकील की वाणी का आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी। क्या नहीं हो सकता है, आगे देखते हैं। देवेंद्र लाल ने उसके इस आग्रह को कैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी बताते हुए कहा, सब तो चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नजर से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवर हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। यह बातें कौन कहता है, देवेंद्र लाल को, वह जो उसको शरण दिया हुआ है, कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता देवेंद्र लाल जी, मतलब आप नहीं जाइए मेरे यहाँ से, आप यहीं रहिए, आप चले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। बाहर देख रहे कितना अफरा तफरी का माहौल है, एक बार डर किसी के भीतर घुस जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। आप यहीं रहिए, देख रहे हैं बाहर का कैसा माहौल है, वारदातें हो रही हैं। अगला पैराग्राफ, रफीकुद्दीन जो उनको रोका हुआ है उसका नाम क्या है, रफीकुद्दीन। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घबरा कर छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि जबरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मोजारिटी का फर्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी ही हिफाजत करे, तो उन्हें घर छोड़ छोड़ कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कई हिंदू भी, जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप ना जाइए, ना जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर, बस। कौन कहता है, रफीकुद्दीन कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब भी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाला जी या बाऊ जी या पंडित जी, क्या सलाह बनाई है आपने। और वह उत्तर देते, जी सलाह क्या बनानी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। यह जो बनानी, ये देवेंद्र, या जो यह जो शब्दों को जो तद्भव रूप में प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, यह देशज या उस जगह के वातावरण का प्रभाव है कि जिस क्षेत्र की बात कही गई है वहां के लोगों की जबान ऐसी ही होगी। इसको लेकर जो है मूर्धन्य न का प्रयोग किया गया है, या फिर बनाई गई होगी या बनानी होगी। ये जो बात कही गई है ये राजस्थानी क्षेत्र का जो है, ऐसा ही खड़ी बोली, राजस्थानी खड़ी बोली में जो है ना, ऐसे ही बड़ी र और बड़ी न का उच्चारण जो है किया जाता है। पंजाबी में भी ऐसा होता है। तो पंजाब का जिक्र भी आया है कि इस तरफ हमारे यहाँ, मैं आपको रखने की बात करता हूँ तो सामने उस तरफ जो है पंजाब के लोग, जहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं जो बहुसंख्यक हैं, उस बीच में जो है उसको जरूर वो शरण दे रहे होंगे, उनको भी बचा रहे होंगे, ठीक। यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते हैं कि वह चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई कि अब उसके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंस और दूसरी ओर कई छोटे छोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं और भी बाईं ओर भी देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच में मकान खाली थे, और रफीकुद्दीन के मकान के बाद
मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनसे चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने बताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर मायके चली गई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रहे। रह गए देवेंद्र और उसका पहाड़िया नौकर संतू। बस 2 लोग रह गए थे, ठीक है। और उनकी पत्नी का मायके कहाँ था? जालंधर, जो कि अभी भी भारत में पड़ता है। तो वो मायके गई थी तो उनको खबर कर दी गई कि आप वहीं रहिए, अभी आप नहीं आइए यहाँ पर, ठीक। किंतु व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि संतू भाग गया है, नौकर भी भाग गया। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी। धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मार काट हो रही है और थोड़े में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद बंद कर निकलेंगे, कहीं जाने का समय नहीं है। देवेंद्र लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चलें। यह भला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। यही हुआ। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छल्ला सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यह गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद अपने ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुंचे। तीसरे पर उन्होंने देखा हुल्लड़ मौजंग में आ पहुंचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। रात को जहां जहां लपटें उठने लगी और भादों की उसम धुआं खाकर और भी गल घोंटू हो गई। मतलब कि भादों का जो समय होता है उसमें हवा चल रही होती है और एक घर से दूसरे घर जल रहे हैं। गल घोंटू मतलब कि अपना गला घोंट रहा है, सब कुछ सामने देखते हुए भी आप बचा नहीं पा रहे हैं उस चीज को। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देख रहा था कि ये तो हम लोगों की हार है, मानवता की हार है। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी देखने को और आजादी के नाम पर, या अल्लाह। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह देता है। देवेंद्र लाल घर के बाहर निकल ही ना सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते। देवेंद्र लाल को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य की आलोचना किया करते। देवेंद्र लाल ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने क्या। शहर तो वीरान हो गया था, जहां तहां लाशें सड़ने लगी थी। घर लूट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वह मोहल्ले में जाएं। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी यह देख सकेंगे। वह 2 मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। खत्म डॉक्टर साहब। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर जगह दी थी। एक रेलवे कर्मचारी ने कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं तो हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए, हिंदू भाई बहनों की। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने ने 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई।
वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। कहानी समझ में आ रही है? हुआ क्या कि वो जो रेलवे का स्टाफ था, कर्मचारी था, वो अपने घर में कुछ परिवार को जगह दी थी और वहां पर पुलिस वाले आए और उस घर के लोगों को उठा करके कहाँ ले गए? हिफाजत के लिए ले गए, पुलिस में जेल ले गए। और वहां से वही थाने के 50 कदम आगे ले जाकर के वही पुलिस वाला क्या किया, उस स्त्री को और उस व्यक्ति को, उस घर की 3 स्त्री को गोली मार दी। उसकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। बाकी घर में जिस घर में वो उसको रखा गया था, उसमें लूट भी लिया उस घर को, और उसमें आग भी लगा दी गई। और थाने में जिसको ले जाया गया उसको भी मार दिया गया। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तरफराते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वह लक्ष्य करता है कि स्पष्ट ज्वर को वह रफीकुद्दीन की बातों में पाता था। धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई 100 मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास में कई गांव के और अमृतसर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें। और 200-250 आदमी कृपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचाए। किसी को क्षति नहीं पहुंची। अब ये किस तरफ की बात हुई? ये अब अमृतसर की बात हो गई, मतलब कि भारत की बात हुई। और यहाँ भी जो है अपने गांव में मुसलमान भाई को रखे थे, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में रख करके और जबरदस्ती उन लोगों को मार दिया गया, इस तरह भी रखा गया था। लेकिन जब रखे, अब कितना दिन रखेगा? अपने घर में भी दिक्कतें होती है। अब लगा कि गांव का जो अन्न है, हम लोगों को खाने के ऊपर भी संकट आ रही है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो उन लोगों को ये अच्छा लगा कि अमृतसर स्टेशन पहुंचा देते हैं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ लेंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, मतलब उस तरफ चले जाएंगे मुसलमान के पास, यहाँ पर अधिक मुस्लिम रहते हैं, तो ये लोगों की जान बच जाएगी। तो वहां के जो सिख लोग थे वो अपने पास कृपाण रखते हैं, तलवार तरह का, वो सब उससे घेर करके उन लोगों को सुरक्षित वहां पहुंचा दिए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचा है। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नजर रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्राय धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयास पूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफीकुद्दीन बैठक से निकलकर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफीकुद्दीन बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफीक साहब, खैर तो है? मतलब कि जब 5-7 लोग उनके यहाँ आए तो इनको एक कमरे में बंद करके दूसरे तरफ उन लोगों से बात करने के लिए रफीकुद्दीन गया। और कभी कभार जब बीच में जब देवेंद्र लाल को सुनाई दिया, वो ये गद्दारी, बेवकूफी, इस्लाम, मतलब कि उसके गांव के लोग ये कह रहे थे कि तुम इस्लामिक हो, गद्दार मत बनो, उसको मार डालो, इस तरह की बातें वो सोच रहा था। लेकिन जब रफीकुद्दीन 2 घंटे बाद आया उसके तरफ, जब भीतर जाने लगा, तो उसको रहा नहीं गया और पूछ दिया कि सब खैरियत तो है? रफीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उसकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली।
अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम में न पड़े। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी। फिर वो सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बताइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? तो रफीकुद्दीन बोलता है कि धमकियां देते रहे, और क्या? देवेंद्र लाल बोलता है कि फिर भी क्या धमकी आखिर? फिर वो बोला कि धमकी भी क्या? धमकी भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करके न मिलेगा तो आग लगा देंगे, आग लगा कर लेंगे। ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं ऐसा तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊंगा। आप घर बार वाले आदमी, ये लोग तो सब तबाह कर डाले तुले हैं। गुंडे बिल्कुल। देवेंद्र लाल बोलता है, आज ही चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। देवेंद्र लाल कहता है, आपने भला चाहकर ही रोका था, उससे आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। फिर बोलता है देवेंद्र लाल की किंतु बहस के बाद, नहीं, ये लेखक लिखते हैं कि किंतु बहस के बाद तय हुआ यही कि देवेंद्र लाल वहां से टल जाएंगे, मतलब कि निकल जाएंगे। रफीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहां तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में नहीं रहेंगे। वहां पर रहकर जान की हिफाजत तो होगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। मतलब कि शफीकुद्दीन के एक पड़ोसी थे, उनके यहाँ गैराज था, उसमें पहुंच गए रहने के लिए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों में घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद ये ड्राइवर के रहने में काम आती हो। कोठरी थी, आले में एक लोटा, आले मतलब कि कोने में। फर्श कच्चा मगर लीपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था। आले का मतलब क्या होता है मेहजबी? तुम्हें तो पता होगा इसका मतलब। तो क्या हुआ कि फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में गड्ढा सा खुदा हुआ था, जिसके एक ओर चूना मिली मिट्टी का ढेर और मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते देर न लगी। चूना मिला हुआ मिट्टी था, उसका ढेर था, और मिट्टी का लोटा, मतलब कि लग गया कि यहाँ पर कुछ मामला गंभीर है। देवेंद्र लाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आजादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी कि वे आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों को तन्हाई कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आजादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वास्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज कोठरी आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वो अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी दुर्गंध होगी, ज्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद रखने से कोठरी में नहीं आएगी। नहाने का कोई सवाल ही नहीं। पानी शायद मुंह हाथ धोने से को काफी हो जाया करेगा, मतलब कि मुंह हाथ धोने में भी पानी जो है खत्म हो जाएगा, नहाने धोने का वो सोच भी नहीं सकता है। तो इतनी विपत्ति में जो है कम संसाधनों में हुआ वहां रह रहा था कौन? देवेंद्र लाल। आगे है, कोठरी ठीक है, रोशनी नहीं है, पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं उठता, पर काम चला रोशनी प्रतिबिंबित होकर आ जाती है, क्योंकि आंगन की एक ओर सामने के मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सकता, लेकिन पढ़ने को है ही नहीं। यह तो ध्यान ही नहीं रहा था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं।
वह भी न हो तो कोठरी में मकड़ी चींटी आदि का अध्ययन करेंगे। उन्होंने एक बार चारों नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधु भाव हो सकता है, वह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया। अब होता क्या है ना कि अकेलापन एक ऐसा चीज है ना कि व्यक्ति को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। अब यहाँ व्यक्ति तो छोड़िए, इसके पास पक्षियां भी नहीं थी वहां पर जिसको देख कर वो मन बहला सके, है ना। चींटी और मकड़ी पर भी ध्यान की जाती है, उनके ऊपर भी, मच्छर पर भी जाता है कि मच्छर से भी बंधु भाव हो सकता है और उनका मन किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आजाद देश का आकाश और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं। धूपेन घापयाम लाल चंदन तख्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहां बिलार आता है वहां अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तर बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। मतलब कि बिना कुछ सोचे विचारे, निर्द्वंद का मतलब होता है कि उनके भीतर कोई द्वंद नहीं था, वो सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, यूं वह 2 वक्त के लिए काफी होता था। एक खाना एक टाइम मिलता था, वो दोनों टाइम खा लेते थे आधा आधा करके। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे जिसमें पानी आता था। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुभव किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है। उसने एक अजनबी दृष्टि से उसे देख लिया था, फिर पूछा कि अभी अमन हुआ या नहीं, तो उसने नकारात्मक से हिला दिया और सब खैरियत, तो फिर सिर हिलाया था। हाँ, मतलब वो बोल नहीं रहा था, बस सिर हिला करके जवाब देता था। देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो वह एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वो डटकर खा लेते थे और बाकी बिलार को देते थे। बिलार मतलब कि बिल्ली का जो जेंट्स प्रजाति है वो। बिलार खूब हिल गया था, मोटा तगड़ा हो गया था। आकर उनसे हिल गया था, मतलब कि दोस्ती तरह का हो गया था। आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या उब जाता तो देवेंद्र लाल के पास घुरघुराने लगता, है ना, उसके साथ खेलने कूदने लगा था। वो मिल गया था, क्योंकि खाना जहाँ मिलता है वहां पर जानवर को भी अच्छा लगता है। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो आती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में खुद कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे, मतलब कि कसरत व्यायाम वगैरह कर लेते थे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकरों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाले गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर का गुटरुगु सुनते, कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाजें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी सी जनानी आवाज थी, शेख साहब की बीवी की। एक और तीखी जनानी की आवाज थी जिसके स्वर में वय था, खुरदुरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री। एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज की जयबू नी जयबू, वो कहते हैं ना कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वही कहता है कि जयबू नी जयबू, पुकार के उत्तर में बोलता था। और इसलिए शेख साहब की लड़की जेबुन निसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाजें भी सुन पड़ती थी, एक तो आदिम मियाँ की जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज जो शेख साहब की आवाज है। कितना सुंदर आवाज का बखान करते हैं कि बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी। चर्बी जो होता है ना, वैसा सरल भाषा, पिछलने वाली भाषा, स्लिप करने वाली जबान, शेख साहब की आवाज। इस आवाज को देवेंद्र लाल सुन तो सकते, लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाजों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जयबू की आवाज से देवेंद्र लाल का लगाव था। जयबू, अच्छा ये जयबू मतलब जाएंगे कि नहीं, पहली आवाज की जयबू नी जयबू। यहाँ पर जयबू कोई व्यक्ति है, शायद उसकी बेटी हो, है ना, शेख साहब की।
उनको उससे लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज थी, हाँ वही बात है, उसकी बेटी ही थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं, वह विनीत थी। इसीलिए मन ही मन वे जैबुन्निसा के बारे में अपने उहापोह की रोमानी खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिड़क भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भरती होगी, सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क है। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है। यह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसीलिए शायद बहुत से उपद्रव भी की जड़ भी होता है। ऐसे घर में भी सभी लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वह सोचते, खाने में कौन सी चीज किस हाथ से बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वह जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदुरी आवाज वाली स्त्री का रहता था, और परोसना शायद जैबुन्निसा के जिम्मे ही था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। ये शाह टुकड़ा और फिरनी क्या है, कोई जानता है? ये मीठा आइटम है कुछ, शाह टुकड़ा और एक बार क्या बताओ? बिस्किट से बनती है मिठाई शाह टुकड़ा। और फिरनी? फिरनी वो जो उसे हलवा नहीं कहते हैं, घेवर घेवर नहीं, फिरनी उससे बनता है, चावल से बनता है, सॉरी चावल से। चावल से बनता है जी, दूध में, चावल से दूध में बनता है जी। सूजी का जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग के यहाँ? समझते हैं? क्या उससे बनता है। कुछ बताओ ना कैसे बनता है, हम लोग भी समझे ना एक नया शब्द। भैया खीर देखे है ना? हाँ हाँ, खीर देखे हैं। हाँ, उसी टाइप से बनता है वो भी। ओ, तो मीठा होता है वो भी ना, कि हाँ, थोड़ा सा हाँ। खट्टा टट्टा होता है? नहीं नहीं, मीठा ही होता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसके खाने में एक आध बार जो है शाह टुकड़ा आया था और एक बार फिरनी भी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने लगीं। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो एक फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। तीन एक फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल ने फिर गोल करके फेंक दिया। फेंक देने वाले थे कि हाथ छिटक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुड़िया देखा। उस पर कुछ लिखा था, क्योंकि अंधेरा था कुछ दिखाई नहीं होगा तो उसको लगा कुछ नहीं लिखा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। अच्छा, मतलब सतर्क होकर खाइएगा कि इसमें कुछ जहर वगैरह ना हो। देवेंद्र लाल ने कागज की चिंदियां की, मतलब कि उसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ कर फेंका। चिंदियों को मसला कोठरी के गैराज में जाकर गड्ढे में डाल दिया और आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क में कुछ नहीं कहा, सन्न रहा, केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। जैबू खाना परोसती थी। हो सकता है उसको लेकर किसी ने खाने में जहर मिला दिया हो, तो वो हो सकता है कि चिट्ठी लिख करके भेज दी। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं। तो मित्र के यहाँ से आया और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल फिर टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। लपक कर कंधे पर आ गया। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है ना?
वो मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वह भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यह तो जानना है। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। पता नहीं चाहते हैं कि नहीं, मतलब कि खाने में झमेलाकर मारना चाहते हैं कि नहीं। नहीं, सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ यही ठीक है, लो खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहा था, पर देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे। सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे सहज ज्ञान के सहारे जीने वाली। कभी तो कुत्ते की तरह पतली नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। बिल्ली जो खा लेती है मतलब कि आप उसको आराम से खा सकते हैं। बिल्ली सड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए वह और बात है। मतलब कि कह रहा है कि सड़ी हुई मछली खा लेती है बिल्ली, वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो लगभग वो वही चीज खाती है जो इंसान खाता है। सहसा बिलार जो गुस्से से चीखा, उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूद कर दीवार पर चढ़ा और गैरात के छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उनके कानों में अपने आप से ही लड़ने की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई सी कराह में, फिर सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में खत्म हो गई, मर गई बिल्ली। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखता हो सो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रही। आजादी, भाईचारा, देश प्रेम, देश राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोड़ करके रखेंगे और अच्छा करेंगे, और घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी कि विष दिया जा सकता है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ गया। इस धक्के को राजनीति की भूरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की सहनशीलता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। यह पंक्ति जो है इस कहानी का संदेश है ना। यह पंक्ति क्या है कि खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण खतरा आती है। दुनिया में जो खतरा है, जो बुरा व्यक्ति है वो ताकतवर है, उसके कारण दुनिया में खतरा नहीं है। खतरा इसीलिए है कि अच्छे लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं। भलाई की सहनशीलता की बड़ी बुराई होती है। जो भलाई कर रहा है, जिसके पास सहनशीलता है, उसी की आजकल लोग बुराई करते हैं। घने बादल से रात नहीं होती, तो बादल कितना भी लग जाएगा दिन में, तो रात होगी नहीं होगी, सूरज के निस्तेज हो जाने से हो जाती है। सूरज जहां अस्त हुआ, डूब गया, रात हो जाती है। यह सीख है इस कहानी का। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया, 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला, एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीजों को देखा, फिर ऊपर के खाने में से 2 एक कागज, 2 एक फोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक, एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना, फिर वे आंगन की दीवार फांद गए और बाहर सड़क पर निकल गए। वे स्वयं न जान सके कि कैसे कैसे वो फांग गए। उनको खुद नहीं पता चला कि कैसे उस दीवार को फांग गए, लेकिन उस कोर्ट में अपने बैंक का पासबुक और तमाम महत्वपूर्ण चीजें लेकर के वह दीवार से कूद गए बाहर। इसके बाद की घटना घटना नहीं है, घटनाएं सब अधूरी होती है, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनी हुई संगति है, इसलिए मानव को दिख जाती है और वह पूर्णता का आनंद पा लेता है। घटना की संगति मानव पर किसी शक्ति की, यह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या दैव या भगवान की बनाई हुई संगति है, इसीलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसीलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं,
इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता लेकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मोहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में क्या था? आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम अपील की है वे सब आपके पास पहुंच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। मतलब वो चिट्ठी वही भेजी थी। कौन? जय माँ। क्या था? जयबा? क्या नाम पढ़े थे? जयबू। जयबू। जयबू, हाँ जयबू। जयबू वो ये चिट्ठी लिखती है जब रेडियो से वो अनाउंस करवाता है वो व्यक्ति दिल्ली से, तो वही जयबू जो है वो चिट्ठी वो वापस लिखती है, छोटी सी चिट्ठी। उसमें लिखती है कि उसकी काट, मतलब कि उस पन्ने में लिख करके वही भेजी थी कि इसमें जहर होगा, किसी कुत्ते के खिलाने के बाद खाइएगा। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में कोई अल्पसंख्यक मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा कि कैसे वो उसको बचाई थी, आप भी उसको वैसे ही बचाइएगा। इसलिए नहीं वो मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। कितनी बड़ी बात कहती है वो छोटी सी चिट्ठी में। जय बा। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेख अताउल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज गूंज गई, जैब जैब। और फिर गैराज की छत पर छटपटाहट धीरे धीरे शांत होने वाले बिलार की वह दर्द भरी कराह जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी की छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। है ना? ये कहानी है आपका शरणदाता। और जयवा जो की जान बचाती है। दो दो लोग जब इसका शरण देते हैं, एक अपने घर से निकाल के दूसरे मित्र के यहाँ रख देते हैं, दूसरे मित्र भी उसको जहर देकर मारने की कोशिश करता है। हो सकता है वो नहीं मारना चाहता, अगर मारना चाहता तो पहले दिन मार देता, लेकिन बाहरी दबाव के कारण, सांप्रदायिकता के कारण दबाव में आकर वो ऐसा करने को मजबूर हो जाता है। और अंत में फिर तीसरी, और वह स्त्री पात्र है जयबा, जो उसको संदेश भेजती है उस खाने के साथ, इस खाने में जहर मिला हो सकता है, आप इसको ना खाएं। और वह बिलार है ना, उसका प्राण जो है चला जाता है और यह व्यक्ति दीवार खोद कर भाग जाता है। और धीरे धीरे ये 1.5 महीने बाद कहाँ पहुंच जाता है? हिंदुस्तान पहुंच जाता है और दिल्ली रेडियो से जो है वह संदेश भेजता है। और उस संदेश के बाद उसे एक चिट्ठी मिलती है, और जिस चिट्ठी में जयबा का खत वो मिलता है, और उसके बाद यह स्पष्ट पता चलता है कि जयबा ने ही उसका जान बचाया। किसका? देवेंद्र लाल जी का। ठीक है, यही कहानी थी। ठीक है, तो आज ये कहानी हम लोग पढ़े हैं। कोशिश कीजिए इस कहानी में जितना पढ़े हैं इसके आधार पर आप यह कहानी भी पढ़े हैं। अभी शरणागत के बारे में भी बताया 2 शब्द में। इसके पहले हम लोग एक और कहानी पढ़े थे। कौन सी कहानी? सिक्का बदल गया। एक और कहानी आप लोग को बताया थे, हम अमृतसर आ गया। ये तमाम कहानी जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। टोबा टेक सिंह का चर्चा मैं कल किया था, टोबा टेक सिंह। उसके बाद मैं मलबे का मालिक का जिक्र किया था। ये सभी कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। कोशिश करता हूँ, मतलब कोशिश कीजिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए यथासंभव चीजें आप लोग लिख पाए कि भारत पाकिस्तान की त्रासदी में क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, किस किस तरह की भूमिका थी। एक निबंध लिखा जा सकता है इसके ऊपर। ये जितनी कहानी है उस सबका डिफरेंस देते हुए, उसके पात्रों को लेकर, और कैसा समाज था, कैसे लोग उस पर दबाव बनाते, कट्टरता कैसी थी, एक निबंध लिखा जा सकता है इसके ऊपर। बहरहाल आप लोग इतना कीजिए कि इस कहानी के बारे में लिख लीजिए कि हाँ, इस कहानी का घटनाक्रम क्या था, कब क्या हुआ, कौन किसको मदद किया, कौन किसको मार दिया, है ना, कौन कहाँ भागा, कितने दिन बाद भागा, ये सारी चीजें जिसको घटनाक्रम कहते हैं। इस कहानी में शुरू से अंत तक क्या हुआ, यह आप लोगों को अपने शब्द में लिखना है। 1 से 1.5 पन्ने मैक्सिमम, मिनिमम 1 पन्ने 1.5 पन्ने, जहां जितना जाए उतना में लिखना है। और ये लिख करके आप लोग मुझे भेजिएगा। ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही। आप लोग रोज आइए, जुड़िए 8 बजे।